हेलो गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे हिंदी के, जिसमें कि एक नए रचनाकार के बारे में और उनकी रचनाएं पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम लोग कई टॉपिक पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप लोग देख लीजिएगा। उसमें बहुत इम्पोर्टेंट ही है, ये नहीं कि इससे जो नहीं आते एग्ज़ाम पेपर में वो है। तो आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं एक नए रचनाकार के बारे में। और इनके बारे में एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ज़्यादा, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं। तो देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि नए आज हमारे टॉपिक के कौन हैं रचनाकार, मुंशी प्रेमचंद्र जी। तो पहले आप लोग इनके थोड़े जीवन परिचय के बारे में जान लीजिए और फिर उसके बाद इनकी आगे की पढ़ेंगे। तो इनका जीवन परिचय मैं बिना मतलब लिखे हुए ही ऐसे पढ़ा रही हूँ। अगर आप लोग कहिएगा तो अगली वीडियो में लिख के स्लाइड में बना के दे दूँगी। तो आप लोग बताएंगे वैसा ही होगा, वैसे ही वीडियो आएंगी। तो आज हम लोग फिर ऐसे ही देखते हैं इनका जीवन परिचय। अगर आप लोग अगली वीडियो में कमेंट करके बताइएगा तो फिर अगली वीडियो में एक नई स्लाइड मिल जाएगी आप लोगों को, उसमें इनका पूरा जीवन परिचय मिल जाएगा। तो मुंशी प्रेमचंद जी का नाम धनपत राय जी है, धनपत राय श्रीवास्तव राय श्रीवास्तव। तो मुंशी प्रेमचंद जी का नाम धनपत राय श्रीवास्तव है और इन्हें प्यार से सब लोग प्रेमचंद जी कहते हैं। इनके तो आप लोगों ने कहानी और उपन्यास और रचना ये तो बहुत पढ़ी होंगे, क्योंकि इनकी सबसे ज़्यादा कहानियाँ ही हैं जो बहुत फेमस है। और इनकी कहानियाँ ऐसी हैं जो अगर आप लोग एक बार पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना तो इनकी कहानियों में खो जाएंगे। जब तक आप पूरी पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको चैन नहीं मिलेगा कि मतलब इसके आगे क्या हुआ, इसके आगे क्या हुआ। और ऐसा पढ़ेंगे ना, क्योंकि मैंने इनकी पढ़ी है गबन गोदान, तो इतनी अच्छी हैं कि आप उनमें इतना खो जाएंगे ना कि आपको बिल्कुल जैसे गांव का पूरा सीन आपके दिमाग में मतलब चलचित्र के रूप में चलने लगता है। इतना अच्छा इनका है कहानियों का संग्रह। तो हम लोग पहले इनकी कहानियों के बारे में देखते हैं, फिर उसके बाद उपन्यास वगैरह ऐसे एक एक करके आगे आगे पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग इनकी कहानियों के बारे में पढ़ते हैं। और इनकी कहानियाँ तो बहुत सारी हैं और इनकी इम्पॉर्टेंट भी कहानियाँ हैं बहुत। तो इनकी कहानियों के बारे में पढ़ते हैं। इसमें मैंने कुछ ही कहानियाँ लिखी हैं, वैसे इनकी कहानियाँ तो बहुत हैं। तो जो लिखी हैं वो आप लोग देख लीजिए। इसके अलावा मैं बता रही हूँ, अगर आप लोगों को लिखनी हो तो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले अंधेर, दो बैलों की कथा, ईदगाह, नरक का मार्ग, नरास लीला, निर्वासन, पंचमर्मेशन, बड़े घर की बेटी। पहले इनकी सारी कहानियाँ देख लेते हैं, फिर उसके बाद उसके अलावा जो है वो भी आप लोग देख लीजिएगा। तो इसमें ईदगाह बहुत इम्पोर्टेंट है, दो बैलों की कथा ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है, पंचमर्मेश्वर ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे आप लोगों को इनकी कहानियाँ तो बहुत पता ही हैं, बड़े घर की बेटी ये बहुत अच्छी कहानी है। आप लोग पढ़िएगा, कभी आप लोगों को मौका मिले तो सर्च करके देखिएगा। बहुत अच्छी कहानी है। वैसे आप लोग पढ़ते हैं तो हर चीज़ गूगल पे ही सर्च करके पढ़ते हैं, ऐसे बुक ला के पढ़िए ना तो बहुत अच्छा लगेगा। मैंने इनकी गबन गोदान ला के पढ़ी ना, तो मेरे पास वो बुक्स रखी हुई हैं, अगर आप लोग कहेंगे तो आपको दिखाएंगे भी। बहुत अच्छी हैं कहानियाँ। तो चलिए इसके आगे की इनकी कहानियाँ देख लेते हैं। तो उसके आगे की कहानियाँ 8 हिस्से पहले देख ली थी। उसके आगे मंदिर और मस्जिद, वासना, विजय, सुहाग का शव, नमक का दरोगा, कफन, गुल्ली डंडा, पूस की रात, स्वर्ग की देवी।
आप लोग देख रहे होंगे, ये वाली कितनी इम्पोर्टेंट, इसीलिए मैंने अलग कलर से मार्क कर दी है। ये वाली ये बहुत इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिएगा आप लोग, इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट है उनके सामने है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं, किसी भी तरह से भूलिएगा नहीं। नमक का दरोगा का फोन, गुल्ली डंडा, पूस की रात, स्वर्ग की देवी। उसके आगे की कहानियाँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है वो मैंने अलग कलर से मार्क कर दी। ममता माँ, माता का हृदय, मिलाप, आखिरी मंजिल, आखिरी तोहफा, परीक्षा। ये इतनी हैं जो इनकी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा भी इनकी बहुत सारी कहानियाँ हैं, अगर आप लोग कहिए तो मैं बताती हूँ। जैसे कि क्रिकेट मैच, कवच, कातिल, कौशल, ये हैं मतलब, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं पूछी जाती। जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है हमने वो लिख दी है। और देवी, एक और कहानी, प्रेम सूत्र, पर्वत यात्रा, प्रायश्चित। उसके अलावा भी बहुत सारी हैं, लेकिन आप लोग इतनी तो ज़रूर याद रखिएगा। इतना तो याद कर सकते हैं आप लोग, वैसे भी इसमें से आधी आप लोगों को पता होंगी। जैसे ईदगाह, तो उनकी बहुत फेमस कहानी, बहुत अच्छी है। एक बच्चा होता है, वो अपनी दादी के लिए चिमटा लेके आता है, वो आप लोग पढ़िएगा, बहुत अच्छी कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है, बहुत अच्छी। चलिए अब इसके आगे इनके उपन्यास वगैरह और देख लेते हैं। तो आप लोग इनको भूलिएगा नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इनकी कहानियाँ ही तो हैं जिनकी वजह से ये फेमस हुए थे। इनकी कहानियाँ इतनी अच्छी थी कि इंसान उनमें खो जाता है, पढ़ता है तो। बिल्कुल जीवन का मतलब ऐसा दिखाया है ना कि आप लोग सोच भी नहीं सकते कि इतना ज़्यादा कैसे हर चीज़ को एक्सप्लेन कर सकता है कोई, कि आप उनमें खो जाएंगे। ये कहानी संग्रह देख लेते हैं। सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रतिमा, समर यात्रा, मानसरोवर। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कहानी और कहानी संग्रह ये क्या है। तो कहानी एक कहानी होती है, कहानी संग्रह में कई कहानियों का अलग अलग खंड दिया होता है, तो वो पूरी एक कहानी संग्रह होती। अब जैसे सप्तरोज है तो इसमें 7 कहानियाँ संकलित हैं, जैसे बड़े घर की बेटी, सौत, सज्जनता का दंड, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, उपदेश, परीक्षा। ये जैसे 7 कहानियाँ हैं जिसमें कहानियों का संग्रह है। तो सप्त सरोज के नाम से ये जानी जाती है। इसमें 7 कहानियों का संग्रह है, इसीलिए इसे सप्त सरोज कहते हैं। नवनीत, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम, एक इनकी प्रेम द्वादशी भी है, लेकिन ये इतनी इनकी कहानी संग्रह बहुत अच्छे हैं, आप लोग पढ़िएगा। समर यात्रा है, जैसे इसमें 11 कहानियों का संकलन है, जैसे जेल, कानूनी कुमार, पत्नी से पति, लांछन, ठाकुर का कुआं, शराब की दुकान, जुलूस, आहुति, मौकू, होली का उपहार, अनुभव, समर यात्रा। तो समर यात्रा में इतनी कहानियों का संकलन है। और मानसरोवर है, इसमें भाग 1 व 2, कफन के जो भाग 1 है और 2 है वो इसमें दिया हुआ है। तो इसी तरह से ये हैं जिनमें कहानियों का संग्रह मतलब ही यही हुआ जिसमें 2-4 कहानी, 8-10 कहानी का एक पूरा संकलन हो, इसीलिए उन्हें कहानी संग्रह कहते हैं। तो चलिए अब इसके आगे इनके और देख लेते हैं। तो चलिए अब इनके नाटक देख लेते हैं। चलिए अब इनके नाटक के बारे में देख लेते हैं। संग्राम, करबला, प्रेम की बेदी। अब जैसे संग्राम है तो इनका नाटक ये इतना अच्छा है, इसमें क्या लिखा हुआ है इन्होंने। जैसे किसान है तो उसमें जो मध्यम वर्ग किसान है, जब वो कर्ज में डूब जाता है, फिजूल खर्ची करने लगता है। जैसे उसकी फसल थोड़ी अच्छी हो गई तो उसके पास पैसा हुआ तो वो थोड़ी फिजूल खर्ची अगर उसने कर दी तो फिर वो अगली बार अगर नहीं उतनी अच्छी फसल हो पाई तो उसको कर्ज लेना पड़ेगा। कर्ज लेने के चक्कर में
कभी कभी ऐसा होता कर्ज वो नहीं चुका पाते हैं। किसान का तो आप लोग जानते हैं जितना वो लोग लागत लगाते हैं उतना उन्हें नहीं मिल पाता है। और अब तो जैसे फिर भी बहुत होने लगा है सब, मतलब यांत्रिक, तो फिर उतना नहीं है। नहीं तो पहले किसान खुद से सब कुछ करता था तो बहुत ज़्यादा था। तो जैसे अब अब तो फिर भी यंत्र के द्वारा सब होने लगी है तो फिर अब उतना नहीं है। लेकिन पहले ऐसा था कि पहले बहुत ज़्यादा होता था। तो फिर पहले बहुत ज़्यादा होता था कि सब किसान अपने आप करता था तो उतना नहीं कर पाता था। अब जैसे पहले हर चीज़ क्या थी और अब क्या है, तो आप लोग जानते हैं कितना ज़्यादा वैज्ञानिक सब कुछ हो के कितना ज़्यादा चेंजेस हो गया है। तो वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी के चक्कर में अब देखिए हर चीज़ ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन बात वो है कि हम लोगों को कितना नुकसान हो रहा है। हर चीज़ जल्दी 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 करने के चक्कर में सब कुछ बस जो काम हो बस तुरंत हो जाए, आजकल वो वाला हो गया है। तो उसके चक्कर में हम लोग को कितना, अब जैसे दूध वगैरह खाते पीते हैं, जितना सब कुछ लाते हैं खाने का, उसमें कितना सब कुछ केमिकल होता है। दूध है हम लोग लाते हैं खाते हैं, मतलब दूध है पीते हैं, तो उसमें भैंसों को इंजेक्शन लगा लगा के उनका दूध बढ़ाने के लिए कितना कुछ उसमें ऑक्सीटोसिन, वो हार्मोन्स वगैरह, अब वो लोग साइंस में पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग जानते होंगे कितना क्या है। तो वही है संग्राम में कि जब कर्ज में इंसान डूब जाता है तो जो उनकी फसलें होती थी वो उनको कम, फिर मतलब जो खेती होती थी वो उनको कम दाम पे, मतलब जो बिचौलिया ठेकेदार होते थे वो लेके उनकी हड़प लेते थे। तो यही इसमें संग्राम में इन्होंने लिखा है। करबला, प्रेम की बेदी, इनके 3 नाटक हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छे भी हैं। आप लोग एक बार इनकी कभी टाइम मिले तो एक बार इनकी कहानियों को पढ़िएगा ज़रूर, बहुत अच्छी कहानी है, बहुत मार्मिक कहानियाँ हैं कुछ, तो बहुत अच्छी। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। चलिए अब इनके उपन्यास देख लेते हैं। उपन्यास इनके बहुत अच्छे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आप लोग पढ़िएगा। वैसे मैंने सब इम्पोर्टेंट ही लिखे हैं जिससे कि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो ढूंढने में। हर जगह एक पास कलेक्ट करके आप लोगों को मिल रहा है सारा मटेरियल, तो आप लोगों के लिए तो अच्छा ही है। जैसे सेवा सदन, प्रेमाश्रम के कलर चेंज कर देते हैं। प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्म, निर्मला, कायाकल्प, अहंकार, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र, अपूर्ण। अपूर्ण का मतलब ये पूरा नहीं लिख पाते, उससे पहले इनकी मृत्यु हो गई थी, ये लिख रहे थे ये। और गोदान जो है ये इनका लास्ट सबसे, एक सेकेंड कलर चेंज कर देते हैं, ये आखिरी इनका आखिरी पूर्ण उपन्यास है। ठीक, तो ये इनका गोदान, कर्मभूमि, गबन। जो कर्मभूमि है ये आप लोग पढ़ना, ये मैंने पढ़ी है, और गबन गोदान भी पढ़ी है, बहुत अच्छी हैं। जो कर्मभूमि है इसमें अछूत समस्या के बारे में इन्होंने लिखा है। जैसे मंदिर में प्रवेश पाने के लिए जो निम्न जाति के लोग होते हैं उनसे लगान कैसे ली जाती थी, इस समस्या का इसमें इन्होंने, मतलब इस समस्या के बारे में इन्होंने लिखा। और गबन, इसमें इन्होंने रामनाथ और उनकी पत्नी, एक मतलब रामनाथ और उनकी पत्नी के जीवन, जो उनका दाम्पत्य जो शादीशुदा है उसके बारे में इन्होंने लिखा है कि वो सरकारी दफ्तर में कैसे चक्कर लगाते रहते हैं जिससे गबन हो जाता है। तो इससे रिलेटेड ही है। तो अब मैं इतना एक्सप्लेन यहाँ पे कर नहीं सकती, तो थोड़ा शॉर्ट में ही बता रही हूँ, तो आप लोग समझ जाइए। इन कहानियों के बारे में तो कोई पूछता नहीं डीपली उनके बारे में, वो हायर लेवल पे आती हैं, जैसे टीजीटी पीजीटी, उनमें पूछ लेते हैं कि उस कहानी के अंतर्गत किसकी किसकी कहानी किसके किसके बारे में है। तो ये इतना हाई लेवल पे तो आप लोगों का आएगा नहीं, तो बस अभी आप लोग सिर्फ नाम याद रखिए, वही इम्पोर्टेंट है, वही आप लोगों के एग्ज़ाम पेपर में आएगा। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। सब मैंने देखी थी और 3 आगे पीछे पढ़ चुके हैं, तो इनके बारे में अगर आप लोग बताएं तो
थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन बता देती हूँ। जैसे रंगभूमि है, तो इसमें इन्होंने एक अंधे भिखारी के रूप में सूरदास की कहानी का मतलब पूरा लिखा है, उनकी कहानी के बारे में। तो इसमें रंगभूमि में इन्होंने ये लिखा है, और निर्मला में इन्होंने शादी के बारे में लिखा है, विवाह के बारे में, विवाह में जो समस्याएं होती हैं एक गरीब किसान के बारे में। इन्होंने ज़्यादातर मतलब देखा जाए तो कहानियों में किसानों का ही सब कुछ लिखा है ज़्यादातर, जो गांव का होता है। क्योंकि उस टाइम पे जब ये थे तो उस टाइम पे सब मतलब गांव का ही माहौल था, कुछ इतना डेवलप तो था ही नहीं। तो उस टाइम पे इन्होंने सब उन्हीं चीज़ों के बारे में लिखा था। लेकिन आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा उन कहानियों को पढ़ के, मतलब आप उनमें खो जाएंगे, इतनी अच्छी कहानियाँ हैं। तो याद रखिएगा। वैसे मैंने तो बहुत इम्पोर्टेंट ही लिखा है, इनमें कुछ नहीं एक्स्ट्रा लिखा है। आप लोगों को वैसे इनके अंतर्गत तो याद रखना ही नहीं है, बस मैंने बता दिया है क्योंकि मुझे इनकी कहानियाँ बहुत मतलब मैं अपना एक्सप्लेन करूँ तो मुझे तो इनकी कहानियाँ बहुत पसंद है, मैंने इसीलिए पढ़ी भी हैं टाइम निकाल के। तो अगर उनके बारे में तो आप लोग से पूछेंगे नहीं, तो आप लोगों को सिर्फ उनके नाम याद रखने हैं। तो याद रखिएगा, बहुत अच्छा है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और आप लोगों को अगर कोई सुझाव देना है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और अगले टॉपिक के बारे में अब अगली क्लास में देखेंगे और एक नए रचनाकार के बारे में पढ़ेंगे। हम तो कह रहे थे आप लोग कमेंट में बताया करिए कि किन के बारे में पढ़ना है, तो मुझे थोड़ा आइडिया होता रहेगा कि आप लोगों को किन के बारे में पढ़ना है, वरना मैं तो एक एक करके पढ़ा ही रही हूँ। अगर आप लोग बताएंगे तो मुझे ये आइडिया रहेगा आप लोगों को कि मतलब आप लोग किन की कहानियों का संग्रह जानना चाहते हैं, जैसे कहानियाँ या मतलब उनकी रचनाएं, तो सही रहेगा। धन्यवाद।